तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, पॉलिटी में जो राष्ट्रपति है ये एक अलग ही रोल निभाता है। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। जैसा कि अब यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, तो इसमें पॉलिटी और मूल विधि एक अलग ही रोल निभाने वाली है, तो वहाँ भी आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो इसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर करे गए हैं। जो ये नोट्स हैं, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने कोचिंग में जाके तैयार किए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसे शेयर कर लूँ। तो चलो फिर इसे देखते हैं। जैसे कि आर्टिकल 53, ठीक है, आर्टिकल 53 इसमें क्या है भाई, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। जो राष्ट्रपति होता है इसके पास बस नाम मात्र की शक्ति होती है। जो ओरिजिनल शक्ति होती है वो किसके पास होती है भाई? वो होती है प्रधानमंत्री के पास और मंत्रिपरिषद के पास। ठीक है। तो आर्टिकल 52 में, पहले 52 में क्या लिखा हुआ है भाई? राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होगा और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल 58, ठीक है ना, इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में चर्चा करिए। ठीक है। राष्ट्रपति पद की योग्यता, योग्यता क्या क्या होती है भाई? वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु हो, ठीक है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने की योग्य हो, चुनाव के समय लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। बेसिक सी योग्यता होती है, कोई इतनी खास नहीं होती है। ठीक है। आर्टिकल 54, क्या 54 में क्या होता है भाई? राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। इसमें कौन कौन शामिल होता है, कौन कौन शामिल नहीं होता, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं अभी। आर्टिकल 61, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अक्सर देखने को मिलता है। आर्टिकल 61, इसमें क्या है भाई? राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। अभी तक हमने पढ़ा है भाई, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कैसे है। चलो तो फिर आज इसके बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ते हैं। जैसे राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होती है। किसे देनी होती है भाई? जो भी दोनों सदनों में से, राज्यसभा या लोकसभा, जो भी इसके ऊपर महाभियोग लगाना चाहता है। इस पर महाभियोग किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, दोनों में से। तो देखो कैसे होता है। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होती है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है ना। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है, पहले इसके 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करते हैं। ठीक है। उसके बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है। जैसे राज्यसभा में से था तो फिर इसमें जाएगा लोकसभा में। वह सदन इसकी जांच करेगा या कराएगा। ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए जो आरोप होगा उसे सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। ठीक है, पारित हो जाएगा। इस पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। इस पर क्या होता है? ऐसे महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होती है और जो राष्ट्रपति होता है क्या होता है? वो त्यागपत्र दे देता है। ठीक है। तो ये तो हुई भाई तुम्हारे राष्ट्रपति के महाभियोग की पूरी प्रक्रिया। अगर समझ में ना आया हो तो आप एक बार बैक करके देख सकते हैं। ठीक है। और देखो इंपॉर्टेंट, देखो आर्टिकल 72 में क्या होता है? क्षमादान की शक्ति। मतलब कि भाई राष्ट्रपति होता है वो किसी भी अपराधी को उसकी जो भी उसने अपराध करा उससे क्षमा दे सकता है। ठीक है, उसे माफ़ कर सकता है, या तो फिर जो उसकी दंड की अवधि होती है उसे कम कर सकता है। इसकी याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? आर्टिकल 72, इसे हम बोलेंगे 72। मतलब कि जो अपराधी है वो राष्ट्रपति से कह रहा है कि राष्ट्रपति जी मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, साथ दो। तो इससे क्या हो गया भाई? 7 और 2, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप भी ट्राई करना, मैंने भी ट्राई करी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल 108, संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। लेकिन भाई ये देखो, संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति तो बुलाता है, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता होती है वो कौन करता है भाई? वो करता है भाई आपका लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। चलो आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट। जैसे संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। संघ में शामिल कौन कौन होते हैं भाई? संघ तो हमने बहुत सुना है, संघ की कार्यपालिका, संघ की है, लेकिन संघ में शामिल कौन कौन होता है? देखो, फर्स्ट क्या होता है? राष्ट्रपति। सेकंड कौन होता है? उपराष्ट्रपति। थर्ड प्रधानमंत्री। फोर्थ मंत्रिमंडल। और 5 महान्यायवादी। ये क्वेश्चन आपको एसआई लेवल पे देखने को मिल जाता है कि भाई संघ में शामिल कौन, निम्नलिखित में से संघ में शामिल नहीं है। ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना। तो आपको बस ये याद रखना है कि संघ में शामिल है कौन कौन। 5 शामिल होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक मंत्रिमंडल, ठीक है, और एक महान्यायवादी। ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में आर्टिकल 54 में मैंने बताया था भाई निर्वाचन होता है। अब निर्वाचन में देखो शामिल कौन कौन होता है।
दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, इसमें सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, ठीक है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते, ठीक है ना। दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। राज्य विधान परिषद का कोई सदस्य भाग नहीं लेता, और राज्य की जो विधान परिषद होती है उसका भी कोई सदस्य भाग नहीं लेता, ठीक है। और एक नई व्यवस्था आई है, उसके अनुसार क्या होता है भाई, जो पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इसको भी इसमें शामिल किया जाता है, ये भी तुम याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रपति क्रमानुसार, ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो पूछता है, वैसे तो बहुत सारे बने हैं, 14 बन चुके हैं आई थिंक, ठीक है ना। जैसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से पूछता है, जैसे ज्ञानी जैल सिंह हो गया, ये कब आए थे भाई, 1982 में आए थे, ठीक है। ये कौन से थे, हमारे 8वें थे, ठीक है। KR नारायण, ये कब आए थे भाई, 1997, ये कौन से थे, 11वें थे, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम भाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल मैन, ठीक है ना। ये कब आए थे, 2002 में, ये कौन से थे, 12वें, क्रमानुसार कौन से थे, 12वें, ठीक है। प्रणब मुखर्जी, ये कौन से, 2012 में थे, ये कौन से थे, 14वें थे हमारे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे भाई डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये 1992 में आए थे, ये 10वें थे हमारे, ठीक है। N संजीव रेड्डी, ये कितने थे भाई, 1970 में, 7वीं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लेना। जाकिर हुसैन, ये भी याद रख लेना, 1967, 1967, ये चौथे थे। S राधाकृष्णम, ये कितने, 1962, ये तीसरे थे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति है, ठीक है, इन्हें याद रख लेना, यही मोस्टली पूछता है, रिपीटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान विवादों का जो फैसला होता है वो कौन करता है भाई, सर्वोच्च न्यायालय करती है। राष्ट्रपति निर्वाचन में जो भी विवाद होंगे जो उसका फैसला कौन करता है भाई, सर्वोच्च न्यायालय करती है, ठीक है। ये किसमें, आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है, किसमें लिखा, आर्टिकल 71 में। अब देखो आर्टिकल 58 में क्या, राष्ट्रपति की अहर्ताएं, ठीक है, राष्ट्रपति की अहर्ताएं, ठीक है। आर्टिकल 60 में क्या होता है, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है भाई, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, पढ़ चुके हैं ऊपर। आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक क्या होगी भाई, मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सहायता से राष्ट्रपति अपने कृत्यों को करेंगे। जैसे भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं तुमको याद करने की, ये मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, क्या होगी, आर्टिकल 74, 7 और 4 याद रखने, 7 4 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जब मतलब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जब संविधान बनाया गया उस टाइम क्या कहा गया कि भाई साथ देने के लिए, राष्ट्रपति का साथ देने के लिए 4 लोगों को रखा गया, साथ देने के लिए 4 लोगों को, 7 से क्या हो गया, 7 4 से 4, ठीक है, साथ देने के लिए 4 लोगों को, 7 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, मैंने भी ये ट्राई करा था, आप भी ट्राई करना, ठीक है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनती है। क्या बता रहा है भाई, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का पद रिक्तता, राष्ट्रपति की पद रिक्तता के बारे में किसमें, अनुच्छेद 62 में लिखा गया है। क्या लिखा गया देखो, जब रिक्त होने के कारण कार्यकाल, जब रिक्त होने के कारण क्या हो भाई, कार्यकाल समाप्त होना हो, ठीक है। जैसे भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो उसका पद रिक्त होता है, तो भाई वो जब तक बना रहेगा, वह राष्ट्रपति पद पर जब तक बना रहता है जब तक नए राष्ट्रपति को चुनाव नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति को चुनाव नहीं हो जाता वो अपने पद पर बन, और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नहीं रहेगा, उस टाइम में नहीं रहता। ये कब रहता है भाई, जब इसके ऊपर महाभियोग लगा दिया जाता है या मर जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है, ठीक है ना। उस टाइम कौन होता है, उपराष्ट्रपति रहता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अगर ये अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है तो ये जब तक बना रहेगा जब तक कि कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं आ जाता, ठीक। चलो फिर आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किसी किसकी करी जाती है भाई, एक महान्यायवादी करी जाती है, ठीक है। ये इसी कार्यकारी शक्तियों में आता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की करी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग की करी जाती है भाई, ठीक है। अन्य चुनाव आयुक्त की, ठीक है ना। राज्यों के राज्यपाल की करी जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की करी जाती है। SC ST OBC आयोग की नियुक्ति करी जाती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के पास 7 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 7 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई, तुम्हारी एक हो गई कार्यकारी विधायी, ठीक है, कार्यकारी विधायी, वित्तीय, कूटनीतिक, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, ठीक है। इस तरीके से 7 शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, जो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, अब इन शक्तियों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, डिटेल्स में। जैसे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी होती है, वह संसद की बैठक बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, ठीक है। वह संसद की बैठक बुला सकता है, ठीक है।
और क्या कर सकता है भाई, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, लोकसभा की विघटित कर सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है, राज्यसभा को नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा भाई क्या है, एक स्थायी सदन है, इसीलिए तो इसे राज्यसभा को स्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि ये विघटित नहीं हो सकती। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है भाई, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये दोनों सदनों की बैठक तो बुला सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता, अध्यक्षता कौन करता है भाई, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निहरता पर प्रश्न कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति कौन कौन सी होती है भाई। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, वह भारत के आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु आगामी भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, ये इसकी कौन सी भाई वित्तीय शक्ति है। आगे देखते हैं सब इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से हैं। भाई थोड़ी राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जल्दबाजी में लिखते थे कोचिंग में हम। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए। राष्ट्रपति नियंत्रक व महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग व अन्य रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति क्या करता है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग व अन्य रिपोर्ट क्या करता है, संसद के समक्ष रखता है। ठीक है, आगे क्या है, राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के सामने रखता है। राष्ट्रपति होता है, जो बजट होता है कौन रखता है, संसद के सामने राष्ट्रपति रखता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एक बात और है भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते होते हैं वो हमेशा राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। जैसे भाई हमारे मोदी जी हैं, वो कोई भी समझौते करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते करते हैं, समझौते करने तो भाई मोदी जी आते हैं, उनके साथ होते हैं, लेकिन जो किसके नाम पे होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। ठीक है, एक होती है अत्यंतिक वीटो, ठीक है, एक होती है निलंबनकारी वीटो, दो तो ये हो गई, तीसरी सबको पता है ये कौन सी होती है, पॉकेट वीटो। कौन सी होती है, पॉकेट वीटो। चलो आगे, चलो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था पिछले साल, ऐसा ही में आया था ये। राष्ट्रपति डॉक्टर आर के वेंकटरमण द्वारा वर्ष 1991 में संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक को रोक कर रखा गया था। तो भाई कौन सी वीटो का इस्तेमाल करा था, तो कौन सी थी भाई, अत्यंतिक वीटो के द्वारा। अब देखो भाई, अत्यंतिक वीटो कौन सी होती है, इस वीटो के द्वारा राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है, जिससे वह कानून नहीं बन सकता। ठीक है ना। और होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो ये कैसा होता है, इस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति तब करता है जब उसे किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है। वो कौन सा होता है, निलंबनकारी वीटो होता है। ठीक है ना। और धन विधेयक के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि भाई सबको पता है जो धन विधेयक होता है, मैं बता देता हूँ, जो धन विधेयक होता है उसे ये पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, इसे एक बार में ही साइन करने होते हैं और पास करना होता है। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट है क्या है, देखो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा राष्ट्रपति के हाथों से एक पावर छीनी गई। वह संविधान संशोधन संबंधी अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती। ठीक है, जो संविधान संशोधन संबंधी जो भी अधिनियम होता है, ठीक है ना, कोई भी अधिनियम होगा वो राष्ट्रपति को पास करना ही पड़ेगा, राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती। ठीक है, उस मामले में संसद के सत्रावासन की अवधि में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है भाई, अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 123 में क्या होता है भाई, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी। चलो अध्यादेश के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं क्या होता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश का प्रभाव व शक्तियां संसद के द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होती हैं। ठीक है ना। अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है संसद जिस पर कानून बना सकती है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पे कि कानून बन सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण अथवा उसको छीन नहीं सकती। ठीक है ना, अध्यादेश किसी मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकती। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों अथवा दोनों सदस्यों में से कोई एक सत्र नहीं चल रहा हो। क्या हो, कोई एक सत्र नहीं चल रहा हो, तभी वो क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, जैसे सत्रावासन की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। क्या होगा, सत्रावासन की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, यदि दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित करते हैं तो वह कानून बन सकता है। ठीक है ना, कानून का रूप धारण कर लेता है। यदि इस पर संसद कोई कार्यवाही नहीं करता है तो संसद की द्वारा बैठक के 6 हफ्ते पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। इसका वो कितना होता है, टाइम पीरियड 6 हफ्ते का होता है। अगर इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती तो क्या होता है भाई, 6 हफ्ते बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो हमने अध्यादेश के बारे में पढ़ा। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 143। ठीक है, 143 राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति। क्या कर सकता है भाई, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी बात पे परामर्श ले सकता है। आर्टिकल 85 ये भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
संसद के सत्र सत्रावासन तथा भंग करना। आर्टिकल 85 संसद के सत्र सत्रावासन तथा भंग करना। ठीक है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी 7-4। ठीक है, 7-4, 7 लोग चाहिए, 7 लोग चाहिए। इसकी ट्रिक बताई थी कि साथ देने के लिए 4 लोग चाहिए। ठीक है, ये मैंने ऊपर बताई थी, आपको याद होगा। ठीक है, ये चलते हैं। आर्टिकल 75 मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्री, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है ये। ठीक है, पिछली बार जीडी में भी ये 3 शिफ्ट में पूछा गया था। आर्टिकल 75 में क्या है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है ना, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हमने राष्ट्रपति रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर कर लिए हैं। ठीक है ना, अगर आपने इस वीडियो को देखा है और आपने इसके नोट्स बना लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन राष्ट्रपति रिलेटेड नहीं छूटेगा। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।